बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज हम बीएस फिज़िक्स सेमेस्टर 1 का चैप्टर 2 वेव्स वाला जो चैप्टर है इसमें लेक्चर नंबर हम 6 करने लगे हैं। और ये जो हमारा लेक्चर है ये वेव इक्वेशन के बारे में है। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि लेक्चर में क्या कुछ है। जी, सामने आपको आपका टॉपिक नज़र आ रहा है वेव इक्वेशन का। इसमें हमने वेव इक्वेशन को प्रूव करना है। और वेव इक्वेशन असल में क्या है ये सामने इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज़ इक्वल टू 1/v² मल्टीप्लाइड बाय सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये है हमारी वेव इक्वेशन और इसको हमने आज प्रूव करना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, अपनी जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा अच्छा सा करके बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें जी ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये है जी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। और फ़र्ज़ करें वेव का एक पोर्शन हम कंसिडर करते हैं। फ़र्ज़ करें ये वेव का पोर्शन है, एक क्रस्ट फ़र्ज़ कर लें, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। और इसमें हमने इस स्ट्रिंग का एक थोड़ा सा एलिमेंट कंसिडर किया और इस एलिमेंट की जो मास है, फ़र्ज़ करें इसके मास को आप डेल्टा एम का नाम दे दें। और इसकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, यानी आप ये समझ लें कि इसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया होगा या इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये है डेल्टा एक्स। ठीक हो गया। अब ये वाली जो रस्सी आपने कंसिडर की है या ये जो स्ट्रिंग है या ये जो पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग है, इस पर दोनों तरफ टेंजेंट के अलोंग, इस तरफ भी और इस तरफ भी टेंजेंट के अलोंग एक टेंशन की जो फोर्स है, जो रस्सी के अंदर टेंशन है, ये एग्जिस्ट कर रही है। अब ये जो टेंशन है इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है। क्यों अपोजिट नहीं है? क्योंकि दोनों तरफ जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ मुख्तलिफ एंगल बना रहे हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो एंगल है ये θ2 है और यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है दैट इज़ θ1। अब आप ऐसा करें, ये जो फोर्स है इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, दोनों तरफ जो टेंशन है इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें और फिर देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। जो नीचे वाली f है इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, इसको आप लिख सकते हैं f cos θ1 और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इसे हम लिख सकते हैं f sin θ1। इसी तरह जो ऊपर फोर्स है इसके भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल को आप कैसे लिखेंगे f cos θ2 और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आ जाएगा f sin θ2। अब इस वक्त आपको टेंशन की वजह से टोटल 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो मिल गए हैं, जिनमें से 2 हॉरिजॉन्टल हैं और 2 वर्टिकल हैं। अब हमें सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। आप ये समझ लीजिए कि हम जिस वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं या जिसको प्रूव करने जा रहे हैं उसमें हमें सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। इसलिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इनमें से एक वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड है और दूसरा जो कंपोनेंट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब जो वर्टिकली अपवर्ड है उसे पॉजिटिव ले लें और जो वर्टिकली डाउनवर्ड है उसे आप नेगेटिव ले लें। तो जो नेट वर्टिकल फोर्स है वो किसके इक्वल आएगी? f sin θ2 माइनस f sin θ1। अब यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें ये जो एंगल्स हैं ये बड़े ही ज़्यादा स्मॉल हैं। हम जानते हैं स्मॉल एंगल के लिए थीटा, साइन थीटा और टैन थीटा, इन तीनों की वैल्यूज़ बराबर होती हैं, तकरीबन सेम होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर साइन थीटा की जगह टैन थीटा पुट कर लेते हैं, यानी साइन θ2 की जगह टैन θ2 और साइन θ1 की जगह टैन θ1 पुट कर लिया।
अब यहाँ से f को कॉमन कर लिया, ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये टेंजेंट वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये बच गई। फिर चूंकि एक टेंजेंट में से दूसरे टेंजेंट को माइनस किया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली डेल्टा टेंजेंट, यानी बाहर हमने डेल्टा लगा के ब्रैकेट के अंदर tan थीटा लिख दिया। फिर आपके पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब यहाँ चूँकि हम वर्टिकल फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ जिस न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से आप फोर्स की बात करेंगे या जो फोर्स का फार्मूला लिखेंगे वो भी वर्टिकल फोर्स ही होगी, यानी हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं जो इन पार्टिकल्स के ऊपर लग रही है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, यानी ये वाली फोर्स। डेल्टा एम जो है ये उस पोर्शन का मैस है और ए वाई से मुराद है एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस या एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेना है। जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लीनियर मास डेंसिटी को डिफाइन करना है, यानी जिस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं हम देखना ये चाह रहे हैं कि उसकी कितनी लेंथ में कितना ज़्यादा या कितना कम मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए लीनियर मास डेंसिटी को हम डिफाइन करने लगे हैं। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है, टोटल मास पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर जो टोटल मास है वो डेल्टा एम है और जो लेंथ है वो डेल्टा एक्स है, तो इसको उधर ले गए, डेल्टा एम आपके पास आ जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने डेल्टा एम की जगह क्या पुट कर दिया, म्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। अब ये जो डेल्टा एक्स है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर दिया और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स थी उसे राइट हैंड साइड पे हमने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास राइट हैंड साइड पे एक रेशो बन गई, ये वाली म्यू डिवाइडेड बाय एफ, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो रेशो है वो ये बन गई डेल्टा tan थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब ऐसा करें, tan थीटा की वैल्यू को पुट कर लें। tan थीटा किसके इक्वल होता है जी, tan थीटा का बेसिकली मतलब है टेंजेंट, और टेंजेंट जो है ये बेसिकली स्लोप होती है, ठीक है। टेंजेंट से मुराद क्या है, स्लोप। और किसी भी ग्राफ की स्लोप का क्या मतलब है, देखें ये फ़र्ज़ करें ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, तो अगर आप इसकी स्लोप निकालना चाहेंगे, तो वो बनेगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब चूंकि यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास पार्शियल y डिवाइडेड बाय पार्शियल x आ जाएगा, यानी tan थीटा की जगह हमने क्या लिखना है, पार्शियल y डिवाइडेड बाय पार्शियल x, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास बन गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी हमने tan थीटा की जगह पार्शियल y ओवर पार्शियल x लिख दिया। उसके बाद हमने लिमिट लगा दी, डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी जो लेंथ एलिमेंट हम फ़र्ज़ करें वो बड़ा ज़्यादा स्मॉल है और वो इतना स्मॉल है कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो जब हम लिमिट लगा देंगे तो ये जो डेल्टा x है इस पे जब हम लिमिट लगा देंगे, ज़ीरो को अप्रोच करवा देंगे, तो हमारे पास ये जो डेल्टा है ये डेरिवेटिव में शिफ्ट हो जाएगा या d में शिफ्ट हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर जो वेरिएबल y है या जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी x पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है। इससे पिछली वीडियोस में हमने ये बात देखी थी। तो इसलिए यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेशन का वर्ड यूज़ करेंगे या पार्शियल डेरिवेशन यूज़ करेंगे। तो इसलिए आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, डेल्टा की जगह आ जाएगा पार्शियल, नीचे भी पार्शियल x आ जाएगा, यहाँ पे मौजूद था पार्शियल y डिवाइडेड बाय पार्शियल x, पहले से मौजूद था। राइट हैंड साइड पे म्यू डिवाइडेड बाय f आ जाएगा और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पहले से मौजूद था। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप सिंपली पार्शियल और पार्शियल, दो पार्शियल हो गए, यानी सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास बन गया लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड भी आपके सामने मौजूद है। ये
अब इसमें आप देखें राइट हैंड साइड पे म्यू डिवाइडेड बाय एफ की जगह हम स्पीड ऑफ वेव का रिलेशन यूज़ करेंगे। जब आप स्पीड ऑफ वेव का रिलेशन यूज़ करेंगे तो आपके पास बन जाएगा v इज़ इक्वल टू एफ ओवर म्यू। ये हमने स्पीड ऑफ वेव जो है इसको लास्ट लेक्चर में डेराइव किया था। यहाँ से आपके पास v स्क्वायर आ जाएगा f डिवाइडेड बाय म्यू। अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें या उल्टा दें तो म्यू ओवर f किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर v का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू ओवर f की जगह हम लिख सकते हैं 1 ओवर v स्क्वायर। तो ये आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है दैट इज़ एक्चुअली वेव इक्वेशन। तो ये है आपकी वेव इक्वेशन। मैं आपको एक नज़र इस पूरे लेक्चर में जो जो कुछ हमने किया है उसको एक नज़र मैं दिखा देता हूँ। देखें, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाई थी, उसके बाद हमने वर्टिकल फोर्स की जो डेरिवेशन है वहाँ से हमने शुरू किया और वहाँ से फिर हमने इसको चलते चलाते न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ किया, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया और फिर हम यहाँ तक पहुँच गए। जी, तो उम्मीद है कि आपको इस पूरे लेक्चर की ठीक से समझ आई होगी और बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अच्छे से इसको आप कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।